स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का साथ देने के लिए आ रही है प्रियंका गांधी। बताएंगे कैसे कंधे से कंधा मिलाकर होने वाली है जोरदार तरीके की यात्रा। बताएंगे कब उनका दौरा होने वाला है दोस्तों, के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर अलग अलग राज्यों के कई सारे मुख्यमंत्री को तत्काल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में भेजा जा रहा है दोस्तों। बताएंगे कौन कौन से नेता आने वाले हैं और इसी के साथ में बताएंगे अचानक से कैसे तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है दोस्तों। बीजेपी एफआईआर क्यों करवा रही है, क्या डर गई है भाजपा? बताएंगे इसी के साथ में तृणमूल कांग्रेस ने दिया है बीजेपी को तगड़ा झटका दोस्तों। और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। बताएंगे आरटीआई के हवाले से मिली है बड़ी जानकारी दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे। और भी बड़ी अपडेट इधर बताएंगे कैसे लगभग 11,600 दोबारा वोट डलवाने के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों, इसी के साथ में सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में कोई भी बदलाव होने से नहीं रोक सकता और इस बार डंके की चोट पर होगा परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लगातार 1300 किलोमीटर की राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अलग अलग जिलों से गुजर रही है दोस्तों। ऐसे में इन जिलों के अंदर राहुल गांधी को मिल रहे समर्थन के बाद अब पार्टी ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में पूरी ताकत झोंकी जाएगी दोस्तों, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यही बड़ा फैसला है कि पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि एसआईआर और लोगों के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है बिहार में, और ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के साथ में डंके की चोट पर खड़ा है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में प्रियंका गांधी 2 दिनों के लिए पहुंच रही है। आपको बता दें कि 26 तारीख और 27 तारीख को प्रियंका गांधी बिहार में मौजूद रहेंगी दोस्तों और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। और 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी की यात्रा मधुबनी होकर दरभंगा की ओर गुजरेगी दोस्तों। इसके बाद 27 तारीख को मुजफ्फरपुर में यह यात्रा रहने वाली है। यहां से आगे बढ़ के सीतामढ़ी जाने वाली है। यानी जिस 2 दिन प्रियंका गांधी यात्रा में मौजूद रहेंगी दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी के मजबूती वाला क्षेत्र है, यानी मिथिलांचल के क्षेत्र के अंदर प्रियंका गांधी की मौजूदगी रहने वाली है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपना दबदबा दिखाती आई है। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र के अंदर अपनी मजबूत स्थिति दिखाएगी दोस्तों, तो पार्टी को पूरे बिहार से 50+ सीटें भी मिल सकती है। आपको बता दें कि यात्रा और आगे बढ़ेगी तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी 27 अगस्त को मौजूद रहेंगे। इसके बाद 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन करते दिखाई देंगे दोस्तों। यानी 29 तारीख को जब यात्रा बेतिया, पश्चिमी चंपारण से गोपालगंज होकर सिवान की ओर जाएगी, तब वहां पर मौजूद रहेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और 24 के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने वाले अखिलेश यादव 30 तारीख को राहुल गांधी के साथ यानी अपने बड़े भाई के साथ मौजूद रहेंगे दोस्तों। इस दौरान 30 अगस्त को छपरा, सारण से आरा और भोजपुर होते हुए यात्रा निकलने वाली है दोस्तों। यानी अंतिम दिन अखिलेश यादव इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे क्षेत्र में दोस्तों जो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र होगा, चाहे सारण हो या फिर भोजपुर हो। ऐसे में भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता दिखाई दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता भी नजर आ सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये यात्रा का अंतिम दिन होगा, तो इसमें जबरदस्त तरीके का समर्थन मिलता भी दिखाई दे सकता है। वहीं पर इस दौरान हेमंत सोरेन भी इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे दोस्तों। रेवंत रेड्डी भी यात्रा में मौजूद रहेंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी स्पष्ट जानकारी दे दी गई है और इंडिया गठबंधन के कई और वरिष्ठ नेताओं को बोला गया है इसमें ज्वाइन करने के लिए दोस्तों। तो ये बात तय है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के 3 और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी और सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो भी किसी दिन मौजूद रह सकते हैं। और हो सकता है कि इसी बीच में अन्य नेताओं के साथ इनकी उपस्थिति हो दोस्तों। ऐसे में जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वोटर अधिकार यात्रा एक बड़े आंदोलन के तौर पर तब्दील होने जा रही है, तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की ओर से विधानसभा के अंदर आरएसएस के एंथम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाया गया था दोस्तों। इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके का बवाल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं तो ये बता रहा था कि मैं आरएसएस को जानता हूं और आरएसएस की प्रार्थना भी जानता हूं। मुझे पता है कि आरएसएस कर्नाटक में किस तरीके से काम करती है, कैसे वो स्कूल चलाकर अपनी विचारधारा बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद सिद्धरमैया कहते हैं कि हमको अपने विरोधियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यही बताते हुए मैंने कर्नाटक के अंदर आरएसएस के एंथम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाया था, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। डीके शिव कुमार के इस बयान के बाद कि वो कट्टर कांग्रेसी है और कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगले ही दिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का चार्टर प्लेन अपने विधायकों के साथ में बिहार में उतरता है दोस्तों। और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए डीके शिव कुमार पहुंचते हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि डीके शिव कुमार के साथ उनके विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की दोस्तों। और इस दौरान डीके शिव कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी की आवाज पूरे भारत के अंदर गूंजने वाली है। ऐसे में दोस्तों एक बात तय हो गई है कि कहीं ना कहीं ये अपने विधायकों के साथ या तो बुलाएंगे
बुलाए गए हैं या खुद आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कई सारे नेता दक्षिण भारत से भी आकर वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं दोस्तों, उससे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने इनको बुलाया होगा। लेकिन जरूर ये भी चर्चा होने वाली है कि उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो गाना गाया था आरएसएस वाला, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक असमंजस की स्थिति हो सकती है। इसीलिए आगे इस चीज को अवॉइड करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि महज 24 घंटे के भीतर उनके ऊपर 2 राज्यों के अंदर मुकदमा किया गया है दोस्तों। ये मामला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक पोस्ट करने को लेकर था। इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि गया में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान जुमलों की दुकान लगने वाली है, और इसके बाद जो बातें उन्होंने बोली दोस्तों, वो वाकई अभी तक वादा नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इन्हीं को जुमला बताते हुए पोस्ट किया गया, जिस पर आपत्ति जताते हुए भाजपाइयों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है दोस्तों। पहला मामला महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अंदर बीजेपी के विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है दोस्तों। गढ़चिरौली पुलिस थाना में बीएनएस की धारा 196(1)(a)(b) और 356(2)(3) और 352 और 353(2) जैसी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दर्ज हुए इन मामलों से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है दोस्तों। दूसरी तरफ यूपी के शाजापुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की महानगर की अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की ओर से भी मामला दर्ज करवाया गया है दोस्तों। यानी नरेंद्र मोदी को लेकर एक छोटा सा पोस्ट किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने गया जी में जुमले जी की दुकान लगने वाली इस तरीके का बयान देते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था दोस्तों। और इसी बात को दिल पे लेते हुए 2 जगह मुकदमा करवाया गया है दोस्तों। अगर एक जगह मुकदमा होता तो माना जाता कि ये किसी एक व्यक्ति ने आवेश में आकर करवा दिया है दोस्तों, लेकिन 2 जगह एक साथ मुकदमा होने का मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा हुआ होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर लालू यादव जी को लेकर ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोली जाती है दोस्तों, अगर एफआईआर दर्ज करवाने पर इंडिया गठबंधन के लोग उतर जाए तो इतने मुकदमे हो जाएंगे दोस्तों, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के लोग उदारपना दिखाते हुए इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करने से अवॉइड करते हैं दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रवैया जो छोटे छोटे मामले पर भी मुकदमा करके इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। 2 शब्द ऐसे नेताओं के बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और बीजेपी के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने की रूपरेखा तय करने वाले 3 विधेयकों पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को शनिवार को तमाशा करार दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि वह इसमें अपना कोई सदस्य नहीं भेजेंगी। केंद्र शासित सरकार संशोधन विधेयक 2025 और संविधान के 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2025 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया दोस्तों। इसे संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने बयान देते हुए स्पष्ट कहा है कि हम संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का पेश होने के चरण से ही विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जेपीसी एक दिखावा है, इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस के किसी को नामित नहीं करेंगे, यानी टीएमसी का कोई व्यक्ति नहीं भेजा जाएगा। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन भी क्या यही कदम उठाएगा दोस्तों, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनती है उसमें ज्यादातर सत्ताधारी दल के लोग रहते हैं, तो बिल तो पास करवा ही लेंगे, यानी प्रस्ताव को वहां से पास करवा ही लेंगे, तो फिर विपक्ष के लोगों के बैठने का क्या मतलब है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। वक्त कानून को लेकर सबने ऐसा देखा था, इसीलिए इस बार उसमें जाने से भी अवॉइड किया जा रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक रहस्यात्मक रहा दोस्तों, यानी किसी को पता नहीं चला कि आखिर उन्होंने इस्तीफा कैसे दे दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब आरटीआई के जवाब से कुछ जानकारी तो मिलनी शुरू हो गई है दोस्तों। दरअसल आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा कि 21 जुलाई 2025 को धनखड़ की राष्ट्रपति से मिलने की कोई खबर नहीं है, यानी उन्होंने राष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। जबकि होम मिनिस्ट्री की अधिसूचना में 22 जुलाई को भी यह नहीं बताया गया कि उनका इस्तीफा कब और कैसे हुआ, कैसे स्वीकार किया गया। क्या उपराष्ट्रपति ने बिना मुलाकात किए अपना इस्तीफा दिया? ये एक सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर उन्होंने बिना मुलाकात किए हुए इस्तीफा दे दिया तो क्या दिन में राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी पर काम करके वापस लौटे जगदीप धनखड़ की तबीयत अचानक से कैसे ऐसे खराब हो गई कि वो जाकर अपना इस्तीफा भी नहीं दे पाए देश के प्रेसिडेंट को? दोस्तों अब सवाल तो काफी सारे हैं। इस पूरे मामले को एक सस्पेंस के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर। पूरी अपडेट चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर एक शपथ लिया गया दोस्तों। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया दोस्तों। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं जब तक उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ नहीं कर देता तब तक मैं इस माला को नहीं पहनूंगा। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है दोस्तों, और उत्तराखंड में इनकी अच्छी खासी पार्टी में पकड़ है दोस्तों। ऐसे में और भी कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उत्तराखंड में होती चली जा रही है दोस्तों, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अपहरण के मामले सामने आए थे, कांग्रेस पार्टी के जीते हुए जनप्रतिनिधियों को किडनैप कर लिया गया था दोस्तों। उसके बाद ये बड़ी अपडेट है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार के अंदर एक तालाब में उतरकर मखाना किसानों के दर्द को जाना। दोस्तों, किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है। अगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर को मुनाफे का मात्र 1% मिल रहा है तो इससे कैसे किसानों का विकास होगा। और किसानों ने अपनी पूरी आप बीती राहुल गांधी को बताई और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह सवाल खड़ा किया है दोस्तों। और उन्होंने मीडिया वालों के सामने भी यह मुद्दा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक और मखाना प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर केवल उस क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर रही है दोस्तों। तो अब राहुल गांधी ने जो कठिन सवाल पूछे इसका जवाब भाजपाइयों के पास दिखाई नहीं देता है। चिराग पासवान जो इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं दोस्तों, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की केवल बातें करते हैं, बाकी अपनी पार्टी को फर्स्ट और अपने नेताओं को फर्स्ट करने में लगे पड़े हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। सत्ताधारी दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में मुकाबला होगा। दोनों के नामांकन पत्र की जांच हो गई है दोस्तों और सब कुछ सही पाया गया है, यानी अब होगा जोरदार तरीके का मुकाबला। सारे प्रोसेस पूरे हो गए हैं, यानी इलेक्शन होगा दोस्तों। नामांकन रद्द करने का अब कोई औचित्य नहीं है। अब देखते हैं कैसे समर्थन जुटाया जाता है और किस तरीके का एक माहौल बनता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। आज की स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को, क्योंकि एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार आरएसएस के बैकग्राउंड से आता है दोस्तों, जबकि इंडिया गठबंधन ने जिसको मैदान में उतारा है ऐसे सुदर्शन रेड्डी दोस्तों, वो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनका कोई पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग, बीजेपी और अधिकारियों पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर घपला तिकड़ी बनाकर काम करती है, यानी 3 लोगों पर निशाना है उनका, बीजेपी पर, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर और राज्य सरकार के अधिकारियों पर। अखिलेश यादव ने कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि घपला तिकड़ी चल रही है, वोट डकैती कर रहे हैं ये लोग। अब 30 तारीख को राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में भी मौजूद रहेंगे दोस्तों। ऐसे में अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजधानी दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने संसद भवन परिसर के अंदर 20 वर्षीय एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया दोस्तों। पुलिस को सौंपा गया। एक दिन पहले भी इस तरीके की हरकतें करते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा गया था दोस्तों। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता के लाडली बहनों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर सियासी बवाल मचा हुआ है दोस्तों। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य ने बयान देते हुए लाडली बहनों को बोरी में भरकर भेज देंगे ये बयान दिया था। यह आपत्तिजनक बयान बीजेपी की महिला मोर्चा के लोगों को पसंद नहीं आया और वो पूरे प्रदेश भर के अंदर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। कांग्रेस के नेता और जिला पंचायत के सदस्य यशवंत गुर्जर राजगढ़ में बयान देकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल खड़ा कर चुके हैं। अब भाजपाई जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। एमपी सरकार की लाडली बहन योजना 2023 में विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले आई थी दोस्तों, जिसके कारण बीजेपी को 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा समर्थन मिला। इसके बाद अब जो बयान कांग्रेस पार्टी के नेता ने दिया है इसको आपत्तिजनक बताकर भाजपाई जोरदार तरीके से माहौल बनाए हुए हैं दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को जम्मू और कश्मीर में चलाने की तैयारी कर ली है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है, जोरदार तरीके से चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था दोस्तों। इस अभियान का मकसद एसआईआर को लेकर चल रही अनियमितता को लेकर सवाल खड़ा करना था दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के गया जी में नरेंद्र मोदी के बिहार यात्रा के दौरान खूब राजनीतिक घमासान देखने को मिला दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार और घुसपैठियों का सपोर्ट करने का आरोप लगाया दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट के नाम हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए यह दौरा और भी महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गाजी में थे। उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया दोस्तों। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार करते हुए गया जी में कई जगह पर बैनर लगाए दोस्तों। इन बैनर पर लिखा था मोदी आया वोट गया जी। ये बैनर चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के विरोध में लगाए गए थे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार के अंदर विरोध करने के लिए इस तरीके के बैनर पोस्टर लगा रही है दोस्तों, जिसे लेकर भाजपाई भड़क तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से मोर्चा खोला हुआ है और बीजेपी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब भाजपा के किसी नेता के पास कोई नहीं है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस
प्रदेश कमेटी के गठन के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शिमला स्थित होटल पीटर हाफ में हुई है। दोस्तों बैठक के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को भी समर्थन किया गया है, लेकिन इस बैठक में जो मुख्यतः बात की गई है वो पार्टी के संगठन के गठन को लेकर की गई है दोस्तों। और मंत्रियों व विधायकों ने प्रदेश के मामलों को लेकर प्रभारी रंजनी पाटिल को पूरी जानकारी दी है और रंजनी पाटिल ने इसे लेकर अग्रणी संगठनों के नेताओं से भी बातचीत की है और कैसे संगठन को डिजाइन किया जा सकता है आने वाले चुनाव के मद्देनजर या फिर सरकार या गवर्नेंस को सही तरीके से चलाने को लेकर, तो वो फैसला लिया गया है दोस्तों। और मुख्यमंत्री खुद आए थे उनको रिसीव करने के लिए। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गुटबाजी पार्टी के अंदर चल रही है उसको सेटल करने के लिए पूरी तरीके से एकदम सेंसिटिव है दोस्तों, सीरियस है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग उठाई। दोस्तों उन्होंने कहा कि फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम हमने प्रयागराज कर दिया, अब तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। यानी दोस्तों नाम बदलो, विकास बीजेपी का लगातार जारी है। यानी विकास करो मत करो, नाम बदल दो तो वो विकास ही कहलाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से नाम बदलने की लहर चालू हो चुकी है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार जो मुख्यमंत्रियों को लेकर एक कानून लेकर आई है दोस्तों, जिसके तहत अगर मुख्यमंत्रियों को 30 दिन जेल में रखा जाता है तो उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसे में अब एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। वो बताते हैं कि पूरे देश भर के अंदर हमारे देश में टोटल 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है दोस्तों। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ऊपर 89 मुकदमे दर्ज है, एमके स्टालिन के ऊपर 47 और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 19 मुकदमे दर्ज है दोस्तों। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर 13, हेमंत सोरेन पर 5, देवेंद्र फडणवीस पर 4, सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 4 और पिनरे विजयन के ऊपर 2 और भगवत मान के ऊपर 1 मुकदमा दायर है दोस्तों। यानी इसमें ज्यादातर विपक्ष के लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हो रखे हैं। और आप लोग जानते हैं कि मुकदमे ऐसे ऐसे होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे, कभी प्रोटेस्ट को लेकर, कभी नियम तोड़ने को लेकर, लेकिन राजनीतिक विरोध में या फिर आपसी विवाद में कुछ ऐसे मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण अब ये जो नियम है 30 दिन में जेल में रखकर पोस्ट से हटा देने वाला, कहीं ना कहीं वो लागू हो जाता है। 5 साल की सजा वाले अपराध में अगर किसी व्यक्ति को जेल में 30 दिन रखा जाता है तब जाकर ये नियम लागू होगा, लेकिन 5 साल की सजा वाले अपराध के कई सारे मामले भी कई सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर दर्ज है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है, क्या ये विपक्ष के लोगों को, मुख्यमंत्रियों को उनके पोस्ट से हटाने की एक निंजा टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है? यानी अगर चुनाव में ना हरा पाओ तो फिर इस तरीके से पोस्ट से हटाया जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर किए गए मुकदमे को लेकर उनका ऑफिशियल बयान सामने आया है दोस्तों। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया क्या? ये सच बोलने से घबराते हैं, हम किसी पर एफआईआर से नहीं डरते, किसी के एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते रहेंगे। मैं सच बोलना जारी रखूंगा। ये मेरे खिलाफ जितना चाहे उतने मुकदमे कर सकते हैं, हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं जब इतने बड़े बड़े मुकदमे उनके ऊपर पहले से ही चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव का हौसला काफी बुलंद है और उसे इतनी जल्दी डगमगाया नहीं जा सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने कई सारे नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी दोस्तों। सारे पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी ने अपने दिल्ली के इंदिरा भवन में बुलाया और यहां पर सारे नेताओं से बातचीत की गई। उनको बताया गया कि कैसे पार्टी को आगे लेकर जाना है और कैसे काम करना है दोस्तों। ये सारे पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आए थे और ये इनकी तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 महिलाएं हैं और सारे पुरुष हैं दोस्तों, जिनको अलग अलग पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। अब मध्य प्रदेश के अंदर संगठन विस्तार में इन सारे नेताओं को काम पर लगा दिया गया है। इसी तरीके से हर राज्य के अंदर पार्टी संगठन बनाने में जुटी पड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि संगठन बनाकर अलग अलग काम सबको देकर पार्टी ने अच्छा किया है, इससे सबको अपने रोल को लेकर एक क्लैरिटी मिल गई है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर भी। अब तेजस्वी यादव के बाद लालू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। लालू यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि नीतीश की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने गया जी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, यानी नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लालू यादव के इस बयान से एक बात सच है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का और अपना मुख्यमंत्री बनाने का। और इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को कैंपेन कराया जा रहा है। अभी चुनाव को लेकर कोई घोषणा भी नहीं हुई है, तब भी नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं दोस्तों। इससे एक बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है और कोशिश कर रही है कि पूरा जो नैरेटिव है ये मोदी वर्सेस नॉन मोदी के इर्द गिर्द चला जाए और बीजेपी को अगर वोट मिलेंगे तो मोदी के नाम पर मिलेंगे दोस्तों। हालांकि जिस तरीके की नाराजगी जनता में बिहार के लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला था, अगर वो कंटिन्यू रहता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बीजेपी को बिहार में जोरदार तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी पहुंचती रहे। इसी के साथ में
पप्पू यादव को लेकर तमाम तरीके की थ्योरियां चल रही थी कि उनको राहुल गांधी के वोट यात्रा के दौरान, वोट अधिकार यात्रा के दौरान ज्यादा महत्वता नहीं दी जा रही है। लेकिन दोस्तों खबर यह है कि राहुल गांधी ने बीते दिन कटिहार में यात्रा के दौरान पप्पू यादव से मुलाकात की है। दोस्तों पप्पू यादव ने उनसे हाथ मिलाया और अभिवादन किया और इस दौरान पप्पू यादव ने राहुल गांधी से पूरे एरिया की स्थिति के बारे में बताया दोस्तों, और काफी चर्चा होती रही। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार के अंदर एक बड़े नेता है, उन्हें अलग थलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं रखा जा सकता और वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कितना भी विपक्ष के लोग एजेंडा फैलाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन हकीकत यह है कि पप्पू यादव काफी स्ट्रांग है, एकदम क्लियर है कि उनको कैसे कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर आगे बढ़ना है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जोड़ता हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपने चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।